Okay. So after looking at a few very fundamental functions, the next point we have is trigonometric functions. So we are basically very much familiar with these functions. So the first one we have here is sin x. इसके बारे में हमको बहुत पहले से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या होता है। हमारे पास में आर होता है, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, साइन एक्स में जो एक्स है उसको अपन बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जनरली जो है वो एक्स को हम डिग्री में लिखते हैं या फिर रेडियन में लिखते हैं। तो कैलकुलस में भी हम जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो आर्गुमेंट है वो हम, अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जो है वो अगर कॉस एक्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम एक्स को जो है वो रेडियन में कंसिडर करते हैं। हालांकि इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है साइन एक्स को डिफाइन करने के लिए वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज के लिए साइन एक्स जो है डिफाइंड होता है। और जो रेंज जो है साइन एक्स का वो होता है हमारे पास में -1 से 1। मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूँ तो जो y जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 में। यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि भाई साइन 2x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो साइन 2x जो है वो भी -1 से 1 में ही लाई करेगा। जब हमने x की जगह पर 2x किया तो उससे जो है रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल x का वैल्यू जब हम π/2 रख रहे थे तो साइन x जो है वो कितना हो रहा था हमारे पास में, वो 1 बन रहा था। अब यहाँ पर जब हम x का वैल्यू π/4 प्लग इन करेंगे तो 2x जो है वो π/2 बन जाएगा और साइन 2x का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। लेकिन रेंज पर यहाँ पर आप देखो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम साइन x पूरे के पूरे साइन x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 ऑफ साइन x। तो जो रेंज जो है तो वो -1 और 1 जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होके जो है रेंज को चेंज कर देगा। अब रेंज जो है वो हो जाएगा -2 से 2। ठीक है, और अगर हम कुछ इसमें ऐड कर दें, अगर हम +3 ऐड कर देंगे, लेट से ये आ गया हमारे पास में, तो इसमें भी आप +3 ऐड कर दो, इसमें भी आप +3 ऐड कर दो। तो अगर हम पूछे कि भाई 2 साइन एक्स प्लस 3 का रेंज क्या होगा, तो हम बोल देंगे दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर हमको पूछा गया होता कि भाई 1/2 साइन एक्स प्लस 3 का रेंज क्या होगा, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास में एफ एक्स जो है वो 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस 3 होता तो उसका रेंज हो जाएगा हमारे पास में 1/5 से 1। ठीक है, cos x की अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इज r एंड रेंज इज -1 to 1। तो sin x और cos x के बारे में हम एक बात बोल सकते हैं कि दोनों जो हैं वो बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, अगर किसी फंक्शन का रेंज वो दो फाइनाइट नंबर के बीच में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि y इज इक्वल टू √x की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था इसका जो डोमेन है वो तो क्या होता था, डोमेन होता था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन रेंज जो है वो क्या होता था y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो आप देखो यहाँ पर ये तो एक फाइनाइट नंबर है लेकिन इन्फिनिटी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और ये फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि जो रूट एक्स का जो फंक्शन, जो रूट एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनबाउंडेड होगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स कैसा फंक्शन होगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो है बाउंडेड होगा, बाउंडेड फंक्शन। साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इनका जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स। टेन एक्स की अगर हम बात करें तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी आई तो हमको ध्यान रखना है इसका डोमेन डिफाइन करते समय कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। तो कॉस एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता है, और कॉस एक्स कब कब ज़ीरो होता है वो सारी वैल्यूज़ हमको हटानी पड़ेगी। तो कॉस एक्स ज़ीरो होता है हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। सो एक्स कैन नॉट बी 2k + 1 ऑफ π/2 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो डोमेन आएगा वो आएगा ऑल रियल एक्स
एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. सो tan of x का जो हमारे पास में डोमेन आ गया ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. एंड रेंज जो होता है tan x का वो होता है ऑल रियल नंबर, मतलब कि y जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. तो tan x के केस में हम बोलेंगे ये कैसा फंक्शन होगा, अनबाउंडेड, क्योंकि ये दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें, सो वी हैव sec ऑफ x. sec x की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं 1 cos of x. अगेन cos x कैन नॉट बी जीरो, तो जहाँ जहाँ पर cos x जीरो हुआ था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को हमको वहाँ जो है वो r में से हटाना पड़ेगा. तो हमारे पास में जो डोमेन आ गया वो आ गया r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. तो tan x और sec x का डोमेन अगर हम देखें तो वो सेम आ रहा है. रेंज जो है sec x का वो होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. इसको समझना इजी है अगर हम इसको ऐसे समझें कि आपके पास में sec ऑफ x जो है वो लिखा हुआ है 1 cos ऑफ x, और cos ऑफ x जो है वो एक क्वांटिटी है -1 से 1 में. जब आप cos x की वैल्यू -1 लोगे when cos x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो जो sec x होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, -1 होगा. और जब cos x का वैल्यू आप +1 लोगे तो sec x का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, +1 होगा. लेकिन जब भी आप cos x का वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1 कुछ भी लोगे तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली. तो जैसे अगर आपने cos x का वैल्यू अगर आपने लिया √3/2, तो sec ऑफ x का जो वैल्यू है वो होगा 2/√3. और क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये होगा 0.86, और 2/√3 ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, बिकॉज 2/1.732. तो आप देखो यहाँ पर जब हमने cos x को √3/2 लिया तो जो sec x है वो 1 से बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास में. तो जब भी आप cos x का कोई भी वैल्यू लोगे इन बिटवीन -1 से 0 में जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू लोगे तो वो रेसिप्रोकल होकर एक नंबर जो आएगा वो -इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई एक नंबर आएगा. और cos x को जो है हम 0 रख नहीं सकते हैं, वो वैल्यूज़ हमने पहले ही वहाँ से हटा चुके हैं. ठीक है. तो अगर कहीं पर आपको पूछा गया कि भाई sec ऑफ x इज इक्वल टू 2/3, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जबकि ये 2/3 हो, क्योंकि 2/3 इज 0.6 बार. और 0.6 बार का मतलब हो गया कि दिस इज अ नंबर इन बिटवीन -1 to 1, मतलब ये तो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. लेकिन जो sec x का रेंज है वो तो क्या है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. इन बातों के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी जब अपन इसकी ग्राफ्स देखेंगे. सिमिलरली अगर हम cosec x की बात करें तो हम बोल सकते हैं दिस इज 1/sin ऑफ x, एंड नाउ इन डिनोमिनेटर sin x कैन नॉट बी 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई और k पाई, आप कुछ भी मान सकते हो. तो मल्टीपल ऑफ पाई पर जो है वो sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. cosec x के डिफाइंड होने के लिए sin x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो हमने यहाँ पर क्या किया, r में से k पाई हटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास में डोमेन ऑफ cosec x. रेंज सिमिलरली जैसे कि हमने cos x के लिए वैल्यूज लेके sec x के लिए डिफाइन किया, सिमिलरली अगर हम sin x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो जो रेंज आएगा हमारे पास में cosec x का वो आएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. तो अगर कहीं पर पूछा गया कि भाई cosec x is equal to 3/4, 3/4 is 0.75, so this is not possible. So there is no such x for which cosec x is equal to 3/4. cot of x की अगर हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे cos x अपॉन sin x. cot of x को हम 1/tan x भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ से हम क्लियरली बोल पाएंगे कि sin x अगेन नॉन जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो r माइनस k पाई, एंड cot ऑफ x का जो रेंज है वो होगा हमारे पास में ऑल रियल वैल्यूज, मतलब कि ये भी कैसा हो गया, एक अनबाउंडेड हो गया, ये भी अनबाउंडेड है. sec x, cosec x एंड tan x एंड cot x जो है ये सारे के सारे क्या हो गए, अनबाउंडेड हो गए. केवल और केवल sin x और cos x ऐसे होंगे जो कि बाउंडेड फंक्शन होंगे यहाँ पर. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तब
नाउ अगर हम ग्राफ को देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको अगर हम देखें तो मे बी यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद दिस ग्राफ, फिर भी एक बार अपन बना लेते हैं इसको। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो पे वैल्यू जीरो होगा, फिर ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, और इसी तरह से इस ग्राफ को अगर हम पीछे भी ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, और ये ग्राफ जो है इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता ही जाएगा। मतलब ये ग्राफ जो है वो x की ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, तो कहीं पर भी ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होगा, इसी तरह से कंटिन्यूसली ये जो ग्राफ है वो चलता जाएगा। और अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया हमारे पास में पाई/2, ये हो गया पाई पर ज़ीरो है, ज़ीरो पर ज़ीरो है, फिर पाई पर ज़ीरो है, फिर ये आ जाएगा आपके पास में 3 पाई/2, देन दिस इज़ 2 पाई, फिर ये हो गया आपके पास में -पाई/2, दिस इज अगेन माइनस पाई, माइनस ऑफ 3 पाई/2 एंड माइनस ऑफ 2 पाई। अब आप देखो अगर हम यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये लाइन तो हमारे पास में आ गई y=1 लाइन, और ये वाला जो लाइन है नीचे की तरफ ये लाइन आ जाएगा हमारे पास में y=-1 लाइन। ठीक है, तो जो ग्राफ है इक्वल टू -1 और y=1 लाइन के बीच में है, इसलिए ये बाउंडेड है, ये दो फाइनाइट नंबर के बीच में है साइन एक्स, इसलिए इसको हम बाउंडेड भी बोल रहे थे। आप देखो तो ज़ीरो से लेकर अगर हम 2 पाई लेंथ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस लेंथ के बाद जो है वो ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, जो सेम ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ बनेगा। या फिर हम लेंथ की बात करें तो आप इस लेंथ में भी देख सकते हो, ये भी 2 पाई लेंथ है। तो जिस एक इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करे या रिट्रेस करे तो उसको हम बोलते हैं उस फंक्शन का पीरियड। तो अगर हम अभी के लिए बात करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई साइन एक्स का जो पीरियड है इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 2 पाई। और जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं कि तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंटरवल जिसके बाद फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे या फिर रिट्रेस करे, तो उसको अभी हम समझ सकते हैं कि उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो 2 पाई के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर कॉसिक एक्स के ग्राफ को अगर समझें, जिसको कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं CSC(x), तो कॉसिक एक्स का ग्राफ जो है वो होता है 1/sin x, और sin x जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए इसके डिफाइंड होने के लिए। तो जहाँ जहाँ पर sin x ज़ीरो हो रहा है हम वहाँ वहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास में लाइन x=पाई, फिर ये एक और लाइन आ गई हमारे पास में 2 पाई, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास में लाइन है x=-पाई, एंड सिमिलरली वी कैन ड्रॉ अनदर लाइन विच इज वर्टिकल लाइन x=-2 पाई। अब कॉसिक एक्स का जो ग्राफ है, अब आप देखो साइन एक्स जो है वो ज़ीरो से लेकर पाई तक, तो ज़ीरो से लेकर पाई तक अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव होगा, तो उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे कॉसिक एक्स तो वो भी पॉजिटिव होगा। पाई/2 पर साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो कॉसिक एक्स का वैल्यू भी 1 होगा। जब हम ज़ीरो की तरफ जाएंगे पॉजिटिव तो 1/0 प्लस, जब भी हम बोलते थे कि 1/0 की तरफ जब आप जा रहे हो डिनोमिनेटर में जब जीरो आ रहा है तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि 1/0 की कंडीशन में आपको ये जरूर देखना पड़ेगा, इसका आंसर हम डायरेक्टली प्लस इन्फिनिटी मतलब इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। तो वो डिपेंड करेगा, जब वो प्लस की तरफ से जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी होगा, और जब वो माइनस की तरफ से जा रहा है तब वो माइनस इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो प्लस की तरफ से जा रहा है, तो यहाँ से जो ग्राफ मतलब जो 1/sin x है, तो sin x जो है वो ज़ीरो की तरफ पॉजिटिव साइड से जब जाएंगे तो वो बन जाएगा cosec x और वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो अगेन वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है लेकिन पॉजिटिव तरफ से जा रहा है, तो ज़ीरो की तरफ जा रहा है मतलब कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास में इस तरह से ग्राफ। तो बस आप ये बात ध्यान रखो कि जो भी साइन एक्स का जो लूप बन रहा है उस लूप को आप क्या करो, इन्वर्ट कर दो इस तरह से। फिर जैसे यहाँ पर एक ये जो लूप बन रहा है -पाई में, इसको भी आप इन्वर्ट कर दो इस तरह से।
और यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर दो इस तरह से। तो जो हमारे पास में ये जो इन्वर्टेड लूप्स बने हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास में cosec x के। दिस इज cosec x, दिस इज cosec x। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि cosec x का ग्राफ जो है वो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि cosec x जो है वो -∞ से -1 तक जा रहा है और फिर 1 से +∞ की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात? और यहाँ से अगर आप देखो तो 0 से 2 पाई लेंथ जो है, तो 2 पाई लेंथ के बाद में जो cosec x है वो भी खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो cosec x का भी जो पीरियड है हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, 2 पाई होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। तो ये ग्राफ हमको वैसे याद भी रहते हैं और हमको याद रखने भी है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो थ्रू आउट पूरा कैलकुलस में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, और कुछ हम सम्स भी सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि हम किस तरह से इनकी जो रेंज और जो डोमेन है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू cos ऑफ x, और इसी का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू sec ऑफ x, दैट इज 1/cos x। तो अगर हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करें तो दिखने में तो sin x की तरह ही होता है, लेकिन 0 पर वैल्यू sin x का जो है वो 0 होता है, लेकिन cos x का वैल्यू 0 पर जो है 1 होता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं यहाँ पर, तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू हो गया हमारे पास में π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x क्या होता है, 0 होता है, 3π/2 पर अगेन 0, एंड 2π पर जो वैल्यू है वो 1 है, और 0 पर भी जो वैल्यू है वो भी 1 है। और ये जो ग्राफ है, ये देखो 2π जो लेंथ है, आप ये लेंथ अगर 2π कंसीडर कर रहे हो, तो अब यही ग्राफ जो है वो रिट्रेस हो जाएगा इस तरह से, और आप इस तरह से ही ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरा ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को उसका तो लुफ्त मिलता रहेगा। सो दिस इज माइनस ऑफ π/2, दिस इज माइनस ऑफ पाई, दिस इज माइनस ऑफ अगेन 3π/2 एंड माइनस ऑफ 2π। हमने माइनस ऑफ 2π से लेकर प्लस के 2π तक का ग्राफ बनाया है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन है डॉटेड बना देते हैं ताकि कहीं पर दिक्कत ना हो समझने में, इवन ड्रॉ करने में। सो y इज इक्वल लाइन हो गया, और ये जो लाइन है ये लाइन हो गया हमारे पास में y इक्वल टू -1, ये टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो sec x का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि हमने sin x और cos x में देखा था, तो आप cos x का पहले ग्राफ बना लो, और जहाँ जहाँ पर cos x 0 हो रहा है वहाँ वहाँ पर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो इस तरह से। इस तरह से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, और जो लूप बन रहा है उसको आप इन्वर्ट कर दो। तो ये लूप को हमने इन्वर्ट किया, फिर इस लूप को हमने यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया, और इसको आप चाहो तो इतना बना दो बस, और यहाँ से इसको भी इन्वर्ट कर दो। अगर आप पूरा बनाओगे तो ये पूरा लूप बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको भी इन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास में जो रेड से जो लूप बने हुए हैं, ये जो है ये हमारे पास में sec x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू sec of x, y इज इक्वल टू sec x, sec of x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 2π लेंथ है, अब आप चाहो तो यहाँ से देखो, आप अगर -π/2 से और 3π/2 तक का अगर आप लेंथ देखोगे तो ये भी जो लेंथ है ये भी 2π है। अब इसके आगे भी अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ जो है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो आप बस लेंथ की बात हो रही है तो 2π इंटरवल आप कहीं से कहीं तक भी ले सकते हो। cos x के केस में हम जनरली -π/2 से 3π/2 लेते हैं, क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है
में हमको थोड़ा सा इजी पड़ता है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा लूप आ जाता है। वो जब हम कोई बात और क्लियर होगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो sec x का जो ग्राफ है आप देखो, तो sec x का ग्राफ जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में, और फिर y इक्वल टू वन से ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो माइनस वन से वन के बीच में sec x का कोई वैल्यू नहीं है। ये बात क्लियर है। और जो पीरियड आ गया वो हमारे पास में sec x और cos x दोनों का जो पीरियड है वो कितना आ गया, 2 पाई। ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू टेन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x की अगर हम बात करें, तो आप देखो टेन एक्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप देखो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। और ये जो लाइन है, ये जो एक वर्टिकल एसिम्पटोट भी जिसको हमने समझा था, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, जहाँ जहाँ पर टेन एक्स जीरो हो रहा है, सॉरी नॉट डिफाइंड हो रहा है, जहाँ जहाँ पर cos x जीरो हो रहा है, वहाँ वहाँ पर हमने क्या किया, इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि टेन एक्स की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। सो दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज जीरो। जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो होगा वहाँ वहाँ टेन एक्स भी जीरो होगा। आप देखो तो ये जो लेंथ है ये पाई लेंथ है, और पाई लेंथ के बाद ये जो ग्राफ है ये खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप इसी ग्राफ को अगर रिपीट कर दो, तो पाई बाई टू से ये हो जाएगा आपके पास में थ्री पाई बाई टू, और ये जहाँ पर कट करता हुआ आएगा वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास में पाई। क्लियर। तो इसका जो पीरियड है वो आ गया हमारे पास में पाई। और कॉट एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो कॉट एक्स का जो ग्राफ है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा कि कॉट एक्स को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जहाँ जहाँ पर साइन एक्स जीरो होगा वहाँ वहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि या तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा या माइनस इन्फिनिटी। तो ज़ीरो प्लस पर वन अपॉन ज़ीरो प्लस जो है वो क्या जाएगा हमारे पास में, वो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ प्लस में, और इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पर पाई पर, ये हमको यहाँ पर एक एसिम्पटोट मिल जाएगी, मतलब कि अ टेंजेंट विच इज अबाउट टू टच द कर्व एट इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू पाई। तो ये जो रेड से जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ है, कॉट ऑफ x का ग्राफ है। और अगर हम देखें तो जीरो से पाई लेंथ हो गई, ये जो पूरा लेंथ है ये जीरो से पाई हो गया, तो पाई लेंथ हो गया। तो अब ये ग्राफ जो है वो खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप देखो इसको अगर आगे बनाओगे तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर हमारे पास में जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज 2 पाई। ठीक। तो ये जो रेड से जो ग्राफ बना हुआ है ये है हमारे पास में कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो पाई इंटरवल के बाद खुद को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि फॉर x बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाई बाई टू में, या फिर हम ऑब्जर्वेशन अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये तो पॉइंट हो गया पाई बाई फोर। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर टेन एक्स का वैल्यू भी वन होगा और कॉट ऑफ एक्स का वैल्यू भी वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टेन एक्स है और कॉट एक्स है, तो इन दोनों में अगर हम बात करें ज़ीरो से पाई बाई फोर में, तो ज़ीरो से पाई बाई फोर में अगर आप देखो तो जो टेन एक्स का ग्राफ है वो तो ये है, और जो कॉटेक्स का ग्राफ है वो ये वाला है ऊपर की तरफ। सो विच वन इज ग्रेटर, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जीरो से पाई बाई फोर में टेन एक्स तो जो है वो जीरो से वन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कॉट ऑफ एक्स है वो तो इन्फिनिटी से वन की तरफ आ रहा है। तो कौन सा किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कॉट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टेन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाई बाई फोर। ठीक है ना।
तो 0 से π/2 इंटरवल में हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर किसी एक को बड़ा और किसी एक को छोटा बताना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें अगेन π/4 से π/2 में, तो आप देखो π/4 से π/2 में जो कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ है वो तो 1 से अपना वैल्यू जो है कम करके कहाँ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। लेकिन 10x के ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो π/4 से π/2 में वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि tan ऑफ x इज ग्रेटर देन cot ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। तो ये बात क्लियर है। तो ग्राफ्स की मदद से अगर हमें कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ x की किन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए ऊपर लाई कर रहा है, कौन सा ग्राफ नीचे लाई कर रहा है। तो उससे हम बता पाएंगे कि जो इनइक्वालिटी है उसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट let's solve a few sums. So let's say we have a function fx is equal to 1 upon 2 minus sin 2x, और इसका हमको क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज, ऐसा कुछ पूछा गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमको पहले से पता है, हमको जो पॉइंट पहले से पता है, सो वी कैन स्टार्ट विद कि हमको पता है भाई साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 होता है। अगर उसमें आर्गुमेंट में अगर हमने एक्स की जगह 2x कर दिया तो भी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अगर हम माइनस ऑफ साइन 2x कर दें, तो जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चौंच चेंज। मतलब ऐसे याद रखने के लिए ये चौंच ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो, केवल याद रखने के लिए, ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये टर्म यूज़ करो। इन रिवर्स हो जाता है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और भी कई रीजंस होते हैं जबकि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है, वो हम धीमे धीमे जैसे भी कोई एग्जांपल आएगा तो उसमें हम देख लेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 2 माइनस साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा +1 और ये हो जाएगा 3। अभी अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो अगेन 2 माइनस साइन 2x, रेसिप्रोकल करने पर वापस से ये जो है ये 1 तो हो जाएगा 1 ही, और जो 3 है वो हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास में जो रेंज आ गया fx का, सो fx बिलोंग्स टू 1/3 टू 1। अभी हमने डोमेन की बात नहीं की, तो डोमेन के लिए तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर जो है फॉर डोमेन, रेंज के लिए तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फॉर डोमेन हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ से देखो आप, तो साइन 2x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में। ठीक है, और तो 2 माइनस साइन 2x ये तो कभी ज़ीरो होगा ही नहीं, दिस इज ऑलवेज नॉन ज़ीरो। तो मतलब कि ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जबकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो, तो हम बोल देंगे कि जो डिनोमिनेटर जो है वो कभी ज़ीरो नहीं है। सो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड से द डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन आ गया हमारे पास में ऑल रियल नंबर्स, और रेंज आ गया हमारे पास में 1/3 से 1। तो 1/3 से 1 है, तो जो फंक्शन है वो दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई कर रहा है, उसका जो रेंज है तो हम बोल देंगे कि दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। अगर हमसे पूछा होता तो हम बोल देते कि हाँ ये बाउंडेड फंक्शन है। ओके, नाउ फॉर अनदर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज where fx is, let's say, twice of sine of root under pi square by 4 minus x square।
अब इस तरह से अगर कुछ गिवन है तो इसका हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो देखो डोमेन के लिए तो आप देखो, अगर हम पहले डोमेन की बात करें, पहले वैसे हम अगर बात करें तो पहले डोमेन डिफाइन करना ही बेटर रहता है, रेंज को सॉल्व करने में उससे हेल्प मिल जाती है ज़्यादातर। तो डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसके अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये वाला जो फंक्शन है डिफाइंड होगा। तो आप देखो यहाँ से पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में साइन एक्स क्या डिफाइंड हो रहा है? हाँ, साइन एक्स तो डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स डिफाइंड हो रहा है तो जो डोमेन आ गया हमारे पास में वो तो आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। लेकिन इसका रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसका रेंज निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट से कि जी एक्स हमने एक फंक्शन मान लिया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन हो गया। वेयर एक्स जो है वो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से देखोगे तो बी तो जीरो है, सी जो है वो है आपके पास में पाई स्क्वायर बाई 4, और जो ए है वो नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ बन रहा होगा, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ बन रहा होगा ये तो बन रहा होगा डाउनवर्ड पैराबोला, और इसके जो रूट्स हैं वो क्लियरली हमको दिख रहे हैं, वो क्या है? पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, अगर आपको नहीं पता है तो बता दिया, इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो जो रेंज होता है वो होता है वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ये इसका रेंज होता है। तो जो रेंज माइनस डी बाई 4a से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हम बोल सकते हैं ए तो हो गया -1, बी तो ज़ीरो है, और सी जो है वो है पाई स्क्वायर बाई 4। तो अगर डी का वैल्यू हम एवेलुएट करेंगे तो बी स्क्वायर इज ज़ीरो माइनस 4ac, so 4 and a is -1 and c is pi square by 4। so this is 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास में आ गया प्लस का पाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस, तो डी आ गया हमारे पास में, डी आ गया हमारे पास में पाई स्क्वायर, और माइनस ऑफ डी बाय, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 जो है, रेंज जो है वो क्या होना चाहिए था? रेंज होना चाहिए था हमारे पास में माइनस डी बाई 4 है। तो यहाँ पर रख दिया हमने माइनस ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ए है -1, तो ये आ गया हमारे पास में पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर बाई 4, वाई कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। तो डोमेन तो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, रिस्ट्रिक्टेड है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है? तो आप देखो वाई एक्सिस पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये वैल्यू ले रहा है 0 से लेकर पाई स्क्वायर बाई 4 तक। तो जी एक्स का जो रेंज आ गया हमारे पास में, जी एक्स का रेंज आ गया आपके पास में, जी एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमको पता है जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो तो इस तरह से होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में जी एक्स है, और जी एक्स जा रहा है कहाँ से कहाँ? 0 से पाई स्क्वायर बाई 4 तक। तो जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन में ये वैल्यू रखोगे तो 0 पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और पाई स्क्वायर बाई 4 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में पाई बाई 2। सो बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है, इसका रेंज अगर हम बात करें तो वो आ रहा है 0 से पाई बाई 2। तो अब आपके पास में जो क्वेश्चन आ गया वो केवल और केवल इतना आ गया कि एफ एक्स जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एक्स लिखा हुआ है आपके पास में ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ और वैल्यू फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। ठीक है,
तो साइन एक्स की वैल्यू 0 पर 0, 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, और पाई बाई 2 पर साइन एक्स की वैल्यू 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया वो 2। तो इसका जो रेंज आ गया एफ एक्स का, रेंज हमारे पास में आ गया 0 से 2 क्लोज इंटरवल। सो दिस इज y बिलोंग्स टू या एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2। तो इसको एक बार और सुन लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्क्वायर रूट फंक्शन था उसको डिफाइन करने के लिए हमने पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया, वहां से हमने डोमेन डिफाइन कर लिया। लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में जो क्वांटिटी है उसकी मदद से हमने इस फंक्शन को का क्या निकाल लिया, रेंज। तो इसका हमने रेंज निकालने के लिए पहले जी एक्स को कंसिडर कर लिया, एक क्वाड्रेटिक की तरह ही है, और वहाँ से हमको पता है रेंज आ गया। इसका जो रेंज है वो आ गया हमारे पास में 0 से पाई स्क्वायर बाय 4। फिर उस पर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई किया, तो वहाँ से वैल्यू आ गया 0 से पाई बाय 2, और फिर हमने इवेलुएट कर लिया 0 से पाई बाय 2 के लिए साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है वो 0 से 2 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, नाउ इसी में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए, दैट सॉल्व फॉर एक्स 2 पावर cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो जब भी इस तरह की कुछ अपने पास में प्रॉब्लम आए जिसमें कि आपको दिख रहा है कि कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो पहली बार जो एक थॉट जो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम एक बार ये जरूर देखें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो फंक्शंस हैं उनका रेंज क्या हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। अगर हम उसका रेंज एक बार फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम बोल पाएंगे कि जो है वो पॉसिबल है उसका सॉल्व करना एक्स के लिए या फिर पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप देखो, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो cos x जो है वो हमको पता है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 में। तो 2 की पावर में समथिंग -1 to 1 विल गिव यू 2 पावर -1 विल गिव यू 1/2 एंड 2 पावर 1 इज सिंपली 2। सो LHS जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से 2 में। ये बात क्लियर है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो एक तो हमारे पास में मेथड है कि हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, और हमने वहाँ पर देख लिया कि a पॉजिटिव है यहाँ पर, और d जो है वो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज क्लियरली लेस देन 0। a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो हम जो है ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड एंड ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका जो रेंज है वो आ जाएगा -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर इसको अगर हम देखें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो एक्स स्क्वायर -2x और +1 अगर हमने किया है तो -1 कर देंगे, तो 3 - 1 विल गिव यू 2। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास में x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। तो ये वैल्यू जो है 2 के बराबर होगा when x is equal to 1, this part will become 0, so right hand side will become 2। तो उसका रेंज जो है वो क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे 2 to infinity। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका जो रेंज है वो आ रहा है 1/2 से 2। राइट हैंड साइड जो है उसका जो रेंज है वो आ रहा है 2 से इन्फिनिटी। तो अगर ओनली पॉसिबिलिटी इफ 2 इक्वल टू 2 हो जाए फॉर सेम वैल्यू ऑफ x, तो राइट हैंड साइड पर तो x इज इक्वल टू 1 पर ये 2 होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो cos x इज इक्वल टू जब 1 होगा तब 2 पावर cos x जो है वो 2 बनेगा, और cos x इज इक्वल टू 1 कब होता है अगर आप ऑब्जर्व करो तो 0 पर होता है, फिर पाई पर तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है -1, फिर 2 पाई पर होता है। मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर 2k पाई पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर जो है वो cos x का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर हो रहा है। तो 2k पाई इज इक्वल टू 1 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2k पाई में जब आप k की जगह पे 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा,
और उसके अलावा जब आप जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे, आप के का कोई भी इंटीजर वैल्यू रखोगे, तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, एक इरेशनल क्वांटिटी, तो ये तो कभी बराबर नहीं हो पाएंगे. सो 2 = 2 फॉर सेम वैल्यू ऑफ x इज नॉट possible. So if this is not possible, this implies no solution is solution. So there is no such solution. So sometimes no solution is solution. So solve for x बोला था, तो हमने बोल दिया कि there is no such x exist. So x belongs to 5. ऐसा कोई x जो है वो exist नहीं करता. ठीक है. Now in the next question, set of values of x in the interval 0 to pi for which 2 times sin square x minus 3 sin x plus 1 is greater than equal to 0 is. तो ये जो क्वेश्चन है ये 1987 का जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं. यहाँ पर जो इंटरवल इन्होंने दे रखा है वो 0 से पाई दे रखा है, तो इसको तो हम सीधे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ईजिली फैक्टराइज हो गया. 2 साइन एक्स अगर हम कॉमन लेंगे सो दिस विल गिव यू साइन एक्स माइनस 1. अगेन माइनस कॉमन लेंगे तो दिस विल गिव यू साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड साइन एक्स माइनस 1 अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास में आ गया साइन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वेविकर मेथड में अगर हम इसको t कंसीडर कर लें या साइन एक्स ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए वो आ गए 1 and 1/2. दोनों पर हम क्लोज रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, देन प्लस माइनस प्लस बाय यूजिंग वेविकर मेथड. तो हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन एक्स जो है वो या तो जो है वो 1/2 से छोटा और बराबर होगा, और साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. तो साइन एक्स ग्रेटर देन 1 होने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो तो -1 से 1 होता है. तो इक्वल टू 1 हो सकता है. तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स इक्वल टू 1. तो हमको गिवन है x जो है वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई में जो साइन एक्स का जो ग्राफ है अगर आप उसको, तो 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ तो इस तरह से लूप बन जाए. ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये आ गया आपके पास में y इक्वल टू 1 लाइन, और ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये y इक्वल टू हाफ, एंड दिस इज π/2. तो sin x इज इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई में, तो हमारे पास में आंसर आ गया x इज इक्वल टू ओनली π/2. केवल और केवल π/2 पर ऐसा हो रहा है. नाउ sin x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब कि ये वाला जो ब्रांच है 0 से लेकर ये आ जाएगा हमारे पास में π/6 एंड दिस विल गिव यू 5π/6. तो जब sin x का वैल्यू जो है वो 0 से, आप देखो साइन एक्स का वैल्यू 0 से हाफ, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब है तो x क्या आ गया हमारे पास में, x बिलोंग्स टू 0 से π/6 बराबर भी है इसलिए इक्वल, और फिर दोबारा ये 1/2 से छोटा है और 0 से पाई रेस्ट्रिक्टेड है, तो बाकी ग्राफ की हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो उतना ही टेंशन लेना है जितना एग्ज़ाम में पूछा गया. तो यूनियन इवन टेंशन तो लेना ही नहीं है, बट उतना ही हमको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है. सो 5π/6 से, और ये आ गया हमारे पास में पाई. तो जो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा उसमें हम इसको इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ. तो फाइनल आंसर अगर हम बोलें, सो फाइनल आंसर वी हैव x बिलोंग्स टू 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई यूनियन π/2. ये आ गया हमारे पास में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x. अब इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये हो सकता था कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रख देते, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन का डोमेन पूछ लेते.
तो अल्टीमेटली आपको सॉल्व तो इसी इक्वेशन को करना है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेथड जो है वो हमको यही फॉलो करना है। यहाँ पर x का इंटरवल 0 से पाई दे रखा है, उससे हमको थोड़ा सा हेल्प मिल गया कि हमको sin x जो है वो केवल 0 से पाई में ही हमको उसका ग्राफ बना के उसके बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई जो है वो दे रखा है 2 पाई बाई 3 एंड cos x प्लस cos y जो है वो दे रखा है 3/2। तो यहाँ पर देखो x और y जो है वो आर्गुमेंट है, तो x प्लस वाई जो है वो 2 पाई बाई 3, मतलब कि ये एंगल के बारे में कुछ बात चल रही है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो आप देखो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है वो मेरे ख्याल से तो सबको याद रहता है, नहीं याद है तो बता दिया, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे, सो दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू, इट इज गिवन 3/2। अभी यहाँ पर आप देखो x प्लस वाई दे रखा है 2 पाई बाई 3, तो अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सो दिस विल गिव यू x प्लस वाई बाई 2 इज पाई/3 बेसिकली। ठीक है, तो cos ऑफ पाई/3, यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू प्लग इन करते हैं पाई/3, सो cos पाई/3 इज cos 60 का वैल्यू जो है नहीं याद है तो बता दिया, दैट इज 1/2। तो 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ से क्या बचेगा, ये तो 1/2 आ गया, ये वैल्यू तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 का वैल्यू 1.5। अब cos ऑफ एनी आर्गूमेंट, cos ऑफ एनी आर्गूमेंट, कोई भी हो आर्गूमेंट में कुछ भी हो, cos x जो है वो अपनी बाउंडेडनेस से बाहर नहीं जा सकता है, और cos x जो है वो -1 और 1 के बीच में जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ है का मतलब है वो -1 और 1 दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में ही हमेशा वैल्यू होगी। 1 और -1 भी हो सकती है, लेकिन 1.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 तो बहुत आगे की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई cos ऑफ आर्गुमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 में ही लाई करेगा। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास में, नल सेट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट example or next question we have, that general value of theta satisfying this equation। अच्छा, तो वो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जिस भी क्वेश्चन में जो साइन कॉस टेन कॉस इन्वॉल्व है वो सब इसका पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी ने पूछा था 1997 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर तो ये tan थीटा है और यहाँ पर sec ऑफ 2 थीटा है, तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल है और यहाँ पर सिंगल एंगल है। तो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर इक्वेशन में अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके या मैनिपुलेट करके अगर हम उस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में ले आए, है ना, जैसे कि पूरी की पूरी इक्वेशन में sin x हो, या पूरी इक्वेशन में sec x हो, या पूरी की पूरी इक्वेशन में cos स्क्वायर x हो, या tan स्क्वायर x हो, तो हमको थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको पता है कि भाई जो sec 2 थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा जो है वो होता है हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हम cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, तो 1/cos स्क्वायर थीटा ये हो गया, और इसको भी हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया, ये तो बन गया sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में आप अगर ऑब्जर्व करो तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करेगा cos स्क्वायर थीटा को तो बना देगा 1, और sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा विल गिव यू tan स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि हम
sec 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं लेट से कोई दूसरा वेरिएबल t, और इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, t प्लस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1। अब इसको हम एलसीएम खेल लेते हैं। तो दिस इज t माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस टी। यहाँ से आप देखो, इसको अगर हम लिखें तो टी स्क्वायर हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज माइनस टी एंड माइनस 2t विल गिव यू this is okay, so this is t square plus t square अपन ने शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, और ये आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ 3t इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ से आप देखो तो t कॉमन लिया हमने, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ईदर tan square theta is equal to 0, so theta is equal to n pi where n belongs to integer, or tan square theta is equal to tan square, because t equal to 3, so t equal to 3 is, t is what, t is tan square theta, so tan square theta is equal to रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 को हम लिख सकते हैं tan of pi by 3 का स्क्वायर। So we know that tan square theta is equal to tan square alpha का जो जनरल सोल्यूशन होता है, that is theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं theta is equal to m pi मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी n pi लिख चुके हैं। तो m pi plus minus pi by 3 where n belongs to integer। So फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में this यूनियन इन दोनों का यूनियन। ओके, नाउ in the next question, this is level up, we have to find the domain of function, और ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शंस का सम लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं इसको kx कंसीडर कर लूँ और इसको अगर हम hx कंसीडर कर लें, और दोनों के डोमेन को अगर हम निकाल लें, और फिर अगर इसका डोमेन d1 है और इसका डोमेन d2 है, तो हमको ये कहानी पता है कि जो fx का जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने की ये है, दोनों स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो उनके अंदर का जो क्वांटिटी है, जो अगर हम d1 को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इसका मतलब होगा cos ऑफ 2x को आपको सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली जब हम d2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज़ वेरी सिंपल, सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 विल गिव यू x बिलोंग्स टू -4 से 4। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह का कोई फंक्शन है जिसमें कि एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक तरफ जो है कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो जिसका डोमेन आप इजीली इवेलुएट कर सकते हो, मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आपको मिल जाए, तो उससे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साइन कॉस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये जो है ये तो -∞ से +∞ तक चलते जा रहे हैं। साइन और कॉस तो चलते ही जा रहे हैं, tan और कॉट भी जाते हैं, बीच बीच में कहीं पर कुछ वैल्यूज़ के लिए वो डिफाइंड नहीं होते, तो उनको अपन को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप cos ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का सोच रहे हो, तो आप देखो आपको जो है बहुत सारे इंटरवल्स मिलेंगे, जबकि cos ऑफ 2x जो है वो सेट ऑफ x के लिए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर x जो है वो आगे हमारे पास में -4 से 4। तो अल्टीमेटली तो हमको क्या करना है, जितने भी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आएंगे यहाँ से जितने भी इंटरवल्स आएंगे अलग अलग, और ये एक इंटरवल, इनका हम अल्टीमेटली लास्ट में जाके तो क्या लेने वाले हैं, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर हमको पहले से ही मिल गया कि जो x है वो -4 से 4 में है, तो cos ऑफ 2x को अब हम अगर -4 से 4 में ही अगर केवल ऑब्जर्व करें तो हमको ये रिलेटिवली बहुत ईजी पड़ेगा सॉल्व करना।
तो सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपको बात मेरी जो है उसकी गंभीरता समझ में आएगी। तो cos 2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं, ग्राफ से ही देखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ देखें इस तरह से, हमने ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखो cos x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये है -π/2, ये है 0, ये है π/2 और ये है 3π/2। तो हमको 2π लेंथ चाहिए, तो हमने ये वाला लेंथ ले लिया 2π, ठीक है। हमने ये लेंथ इसलिए लिया है, हम चाहते तो ये वाला लेंथ भी ले सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या होता कि वहाँ पर आपको लिखते ग्रेटर देन 0 के लिए तो आपको ये वाला पोर्शन लिखना पड़ता और फिर ये वाला पोर्शन लिखना पड़ता, फिर इसको जनरलाइज करना पड़ता। तो वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती, ज़्यादा सोचना पड़ता बेसिकली। तो हमने क्या किया, हमने तो -π/2 से 3π/2 का इंटरवल ले लिया, तो ये भी तो लेंथ 2π हो गया, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर तो जो है 2π लेंथ में हमने सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया। तो 2π लेंथ में हमने देखा कि जो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो cos x है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो cos x में यहाँ पर जो x है वो तो 2x है, तो 2x अगर -π/2 से π/2 होगा, क्या होगा, -π/2 से अगर π/2 होगा, तो चीज़ें जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेंगी। अभी हम क्या करते हैं, हम पहले 2π लेंथ में सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर हमको पता है कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला कि यहीं पर सोल्यूशन मिलेगा, ये सोल्यूशन तो आगे भी मिलेगा और इसके पहले भी ये सोल्यूशन मिल रहा होगा, जबकि cos x जो है वो पॉजिटिव हो रहा होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा होगा, आगे फिर नेगेटिव हो रहा होगा, फिर पॉजिटिव हो रहा होगा। तो इन सारे इंटरवल्स को हम कैसे लिख पाएंगे, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 0 से 2π लेंथ में सोल्यूशन लिख लिया और उसके बाद हम उसको जो उसका पीरियड है, जैसे cos x का पीरियड जो है वो कितना, उसके इंटीजर मल्टीपल को ऐड कर देते हैं। तो इसको हमने ऐड कर दिया 2nπ। अब जो है हमारे पास में जो सोल्यूशन आ गया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जो है कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ 2x लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास में nπ और ये माइनस ऑफ π/2 है, तो दिस इज माइनस ऑफ π/4 एंड दिस इज nπ एंड प्लस ऑफ π/4। सो n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि हमको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x चाहिए। ये तो क्या लिखा हुआ था हमारे पास में, 2x लिखा हुआ था। अब आप देखो यहाँ पर, जब आप n का वैल्यू, सपोज करो हमने n का वैल्यू लिखा 0, तो x क्या आ गया हमारे पास में, x आ गया हमारे पास में -π/4 से π/4। फिर हमने n का वैल्यू लिया 1, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास में, 1 रखने पर आ जाएगा पाई माइनस π/4। सो पाई इज 180 डिग्री माइनस 45, सो दैट इज पाई माइनस π/4 विल गिव यू 3π/4 और पाई प्लस π/4 विल गिव यू 5π/4, 225 डिग्री। ओके, अभी n का वैल्यू हमने रखा -1, तो x बिलोंग्स टू -1/4 जो है वो हमारे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ 5π/4, माइनस ऑफ 5π/4 से माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ π/4 विल गिव यू माइनस ऑफ 3π/4। अब आप देखो n का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो x जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 2π माइनस π/4, दैट इज 7π/4 एंड 2π प्लस π/4 दैट इज, चलो 2π प्लस π/4 ही लिख लेते हैं, हो जाएगा तो वो 9π/4। लेकिन हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया था तो आप देखो -4 से 4 जो डोमेन 2 था वो ये आ गया, तो हम इसको इसके बियॉन्ड हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखो -4 से 4 के बीच की वैल्यूज़ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रहा है π/4 से π/4 क्लोज इंटरवल, ठीक है।
और माइनस ऑफ 5 पाई बाई 4 से माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4, अब ये वैल्यू, और एक हमारे पास में आ रहा है 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। तो आप देखो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो -4 से 4 के बियॉन्ड चली गई, इसलिए हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो आप अगर देखो तो पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 होता है अप्रॉक्स, और पाई बाई 2 का जो वैल्यू है वो होगा अप्रॉक्स हमारे पास में 1.57। सो पाई बाई 4 जो है वो होगा हमारे पास में 0.7। ठीक है, तो आप देखो अगर यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 का जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 3.5। ठीक है, और 3 पाई बाई 4 अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू भी जो है वो 2.1 इस तरह से आ जाएगी। तो जब हम बाकी वैल्यूज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वैल्यूज़ जो है वो -4 से 4 के बाहर जा रही है, तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास में जो कॉमन पार्ट आ गया वो यही आ गया। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आ गया इज x बिलोंग्स टू -पाई बाई 4 to पाई बाई 4 यूनियन 3 पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4, और एक कोई सेट रह गया, हाँ ये वाला सेट, एंड यूनियन माइनस ऑफ 5 पाई बाई 4 से माइनस ऑफ 3 पाई बाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में D1 इंटरसेक्शन D2, दैट इज डोमेन ऑफ fx। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू